सरकार की जो प्रॉपर लाइन है वो ड्रॉ नहीं कर रहे थे वो, इसीलिए ये फैसला आनंद फानन में लिया गया है। तो मैच में कौन कौन से ओवर डलने हैं सर, कौन कौन से विकेट गिरनी है? ये राजनीतिक रूप से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ है। कौन कौन से ऑर्गन फेल हुए हैं सर? इसकी अभी जांच चल रही है। अच्छा, जयराम रमेश साहब जो हैं वो खुली तरीके से बैटिंग कर रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब के पक्ष में, उनको लोकतंत्र का मसीहा जैसा कुछ चित्रित कर रहे हैं। आज आप एक पन्ने का ट्वीट करके ये कह रहे हो कि नहीं वो तो बहुत बड़े स्तंभ थे और उन्हें अपने इस्तीफे विचार करना चाहिए। भाई इतने महान थे तो इम्पीचमेंट वो क्यों लेके आए थे अविश्वास प्रस्ताव? आपने जैसा कि बताया भी कि पूरा कार्यकाल जो जगदीप धनखड़ साहब का रहा उसमें वो लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वहीं आप ये भी कह रहे हैं कि फाइनली वो लाइन ड्रॉ कर नहीं पा रहे थे। जानबूझ के नहीं कर रहे थे। कारण क्या रहा? जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का एक उदाहरण हमारे सामने है। क्या आपको लगता है इस तरह की भी कोई चीज जगदीप धनखड़ के साथ एसोसिएट हो सकती है? नहीं, सत्यपाल मलिक रीढ़ की हड्डी का जाट है। राजनीतिक संभावनाओं की बहुत बातचीत हो रही है सर, तो आदेश रावल जी को क्या क्या दिख रहा है? ये जो घटनाक्रम है उपराष्ट्रपति का, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो टॉप 4 मिनिस्ट्रीज हैं इस देश की, ये तीनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। नमस्कार दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति, बल्कि मैं यूँ कहूँ पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब, पूर्व इसलिए क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जगदीप धनखड़ साहब का जो कार्यकाल है वो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा। विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगाते रहे कि सदन में उनकी आवाज़ को दबाने का काम जगदीप धनखड़ साहब ने किया। आरएसएस के बारे में राय हो या इमरजेंसी के बारे में टिप्पणियां हों, जगदीप धनखड़ साहब ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बटोरी। और अब जब उन्होंने इस्तीफा दिया है, जो कि बहुत सडन है, बहुत शॉकिंग भी है बहुत सारे लोगों के लिए, तो फिर से ये कंट्रोवर्शियल एक फेज शुरू हो रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। नरेंद्र मोदी ने देर से ही सही एक ट्वीट किया जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, उनको उनके स्वास्थ्य को लेकर बेस्ट विशेस दी। आदेश रावल जी हमारे साथ हैं। इस पूरे प्रकरण पे हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्या घटा। 3 घंटों की बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है कि 3 घंटों में कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया। तो 3 घंटों में हुआ क्या, क्या क्या संभावनाएं राजनीतिक पटल पर फिलहाल दिख रही हैं? जयराम रमेशा जो कांग्रेस के मीडिया को देखते हैं, उनका ट्वीट आया है कि वो बहुत बड़े स्तंभ थे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जगदीप धनखड़ साहब। तो विपक्ष जो लगातार हमलावर रहा, जो दिसंबर 2024 में जगदीप धनखड़ को इम्पीच करने के लिए प्रस्ताव लेकर आया, उस विपक्ष के सबसे मुख्य पार्टी कांग्रेस के नेता जयराम रमेश जगदीप धनखड़ के प्रति इतने इंक्लाइंड कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इन तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे हम लोग आदेश जी के साथ। आदेश जी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल, आपने लिखा अपने ट्वीट में कि उपराष्ट्रपति का पहला विकेट गिर गया है, मैच देखते रहिए। तो मैच में कौन कौन से ओवर डलने हैं सर, कौन कौन से विकेट गिरनी है, क्या तात्पर्य आपके इस ट्वीट का? नहीं देखिए, एक बात तो साफ है कि जो इस्तीफा हुआ है, ये कहा कि हेल्थ के कारण पे हुआ है जी, वो बिल्कुल नहीं लगता। जो आदमी सुबह उठ के राज्यसभा में आए हैं और उन्होंने अपनी कुर्सी बैठ के सदन को चलाया है, खड़गे साहब की बात सुनी, नड्डा जी की बात सुनी है, और वो आदमी शाम होते होते एकदम से अस्वस्थ हो जाते हैं और अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो ये बात तो हजम नहीं होती कि वो स्वस्थ, उनको बिल्कुल परफेक्ट है हेल्थ वाइज, बट मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ है। कौन कौन से ऑर्गन फेल हुए हैं सर? इसकी अभी जांच चल रही है। अच्छा, जब ऐसी कोई घटना घटती है तो उसकी जांच होती है, फिर डॉक्टर देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत हुई। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो यशवंत वर्मा को लेके जो इम्पीचमेंट आने वाला था, इसमें कुछ सांसदों के हस्ताक्षर उनके घर पे जाकर हुए हैं जी, कुछ के हस्ताक्षर कांग्रेस अध्यक्ष के घर पे हुए हैं। तो जब ये तय था कि उसमें एलओपी के साइन भी थे और लोकसभा राज्यसभा दोनों में ये तय था कि भाई इनको इस तरीके से या इस प्रोसेसर को आगे बढ़ाएंगे जी, उसमें एक लूप होल दिखता है। थोड़ा सा लूप होल दिखता है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो चर्चा सरकार चाहती थी, तो वो चाहते थे कि इसमें जो भी ऑफेंडेड हो वो ऑन रिकॉर्ड ना जाए। ये सेकंड जी। तीसरा मुझे लगता है कि पुलिस के सिस्टम में भी उन्होंने कुछ इंटरवीन करने की कोशिश की है धनखड़ साहब ने एज ए वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली पुलिस में, या किसी ट्रांसफर पोस्टिंग में, या किसी को लगवाने में, या किसी को हटवाने में, या किसी को रोकने में। अच्छा, तो उनको पिछले कुछ महीनों में ये मतलब वो हर चीज़ को लेके फैल रहे थे।
और आज मैं कई सांसदों से बात कर रहा था, बता रहे थे मुझे कि सरकार की जो प्रॉपर लाइन है वो ड्रॉ नहीं कर रहे थे वो, इसीलिए ये फैसला आनंद फानन में लिया गया है। पिछले सेशन जैसे मैं बताता हूँ एक बात आपको, अब सही मायने बीमार कब थे? बीमार थे वो जब बजट सेशन आया था, उससे पहले बीमार हुए, एम्स में भर्ती हुए थे। और जब वो सदन में आए तो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी मुझे रोज़ फ़ोन करके पूछती थी कि मेरी हेल्थ कैसी है, मेरी वाइफ को फ़ोन करती थी, और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी रोज़ फ़ोन करके पूछती थी। उन्होंने किसी और का नाम नहीं लिया, वो भी हाउस के अंदर। और जब वो गवर्नर थे वेस्ट बंगाल में और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, तो वो किस तरीके से संवैधानिक पद का दुरुपयोग करते थे और किस तरीके से उस चुनी हुई सरकार को परेशान करते थे, ये सबने देखा है। उसके बाद जब उन्हें वहाँ की परफॉर्मेंस को देखते हुए जब उन्हें यहाँ नवाजा गया, इनका प्रमोशन किया गया एज ए वाइस प्रेसिडेंट, वहाँ क्या हुआ? वहाँ भी उन्होंने वही किया। उन्होंने विपक्ष को वल्चर्स तक कह दिया था जी। सीट पे बैठ के वो डिफेंड करते थे आरएसएस को, और वो हमेशा खड़गे साहब को लेके वही, मतलब विपक्ष को लेके नहीं बोलने देना, लंबे लंबे भाषण देना, है ना, उनको संविधान की पाठ पढ़ाना, क्योंकि वो एक लॉयर भी हैं। तो जब वो घटना घटी, जब विपक्ष को ये लगा कि नहीं वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पूरी तरीके से पार्टी बन चुके हैं सरकार की तरफ में, तब ये तय हुआ कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे जी। 70 सांसदों ने हस्ताक्षर किए जी। उसके बाद क्या हुआ, वो जो ड्राफ्ट था उसमें जानबूझ के कांग्रेस पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता ने, जो आज उनके लिए एक वकील बने हुए हैं, टाइपो एरर कर दिया ताकि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट ही ना हो, और नहीं हुआ। आज जब खड़गे साहब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे थे, और आज आप एक पन्ने का ट्वीट करके ये कह रहे हो कि नहीं वो तो बहुत बड़े स्तंभ थे और उन्हें अपने इस्तीफे विचार करना चाहिए, और उन्हें तो मतलब इतना महान बता दिया उनको कि फिर भाई इतने महान थे तो इम्पीचमेंट वो क्यों लेके आए थे अविश्वास प्रस्ताव? ये तो दरअसल अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े होने वाली बात है। मैं दर्शकों को बता भी दूं कि ये ओपन सीक्रेट है कि जयराम रमेश साहब जो हैं, मैंने अपने इंटरव्यू में बताया भी, वो खुली तरीके से बैटिंग कर रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब के पक्ष में, उनको लोकतंत्र का मसीहा जैसा कुछ चित्रित कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है क्या दरअसल, आपकी पार्टी इम्पीचमेंट प्रस्ताव लेकर आने की कोशिश करती है, जगदीप धनखड़ साहब जो हैं वो इस्तीफा देते हैं दूसरे सत्र में, इससे पहले वाले सत्र में आप इम्पीचमेंट लेकर, और आप उनकी वकालत कर रहे हैं, उनके पक्ष में बात कर रहे हैं। ये किस तरह का इक्वेशन है पॉलिटिकली? आपको याद है एक स्टोरी आई थी कुछ दिन पहले नड्डा साहब के करप्शन की जी, याद है? उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, मैं नहीं जानता उनको, मैं 17 साल से कांग्रेस पार्टी कवर कर रहा हूँ, 18वां चल रहा है। जो एक लेडी थी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, दिल्ली कांग्रेस में हैं वो, लेकिन ना तो वो एआईसीसी की पैनलिस्ट हैं, ना स्पोक्स पर्सन हैं, यानी ढूंढ के लाया गया कहीं से कि नड्डा के खिलाफ हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है उनके करप्शन पे, लेकिन ऐसे व्यक्ति से करवानी है जहाँ जिसको ना जानता है ना पहचानता है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं हुई पता ही नहीं लगा, ताकि कोई मोमेंटम ना मिले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। और कहने के लिए आपने कर दिया कि हमने नड्डा का इशू उठा दिया, खुद क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी दोस्ती थी। तो जो आपने सवाल पूछा ना, ये इसका दूसरा उदाहरण है। समझ गया। पहला तो आपके पास ही है, मैंने आपको दूसरा भी दे दिया। ठीक, तो बारात के घोड़े लंगड़े घोड़े राहुल गांधी जो कहते रहते हैं, वो अपने घर में ही बैठे हैं और बहुत करीब बैठे हैं, शायद उसकी पहचान हो। आदेश रावल जी की ये टिप्पणी है। आदेश जी, आपने जैसा कि बताया भी कि पूरा कार्यकाल जो जगदीप धनखड़ साहब का रहा उसमें वो लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वहीं आप ये भी कह रहे हैं कि फाइनली वो लाइन ड्रॉ कर नहीं पा रहे थे, आखिर में नहीं कर पा रहे थे। नहीं कर नहीं पा रहे थे, जानबूझ के नहीं कर रहे थे। कारण क्या रहा? अब देखिए, इंसान की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कब बढ़ती हैं कब बदलती, क्या पता लगता है। इसमें एक और जानकारी आई है कि उन्होंने कई नेताओं के सामने, इवन केजरीवाल के सामने, इवन एक कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव शुक्ला, उनको उन्होंने बुलाया था, वो पीएम के बारे में थोड़ा सा अच्छा नहीं बोल रहे थे। अच्छा। और वो फीडबैक पीएम के पास जा रहा था। तो मैंने कहा ना, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर मैंने इसलिए बोला क्योंकि कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारी चीजें मिली जैसे मैंने कहा ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो वैसे ही हुआ, वो घड़ा भर गया। अब वो पाप का था पुण्य का था वो तो खुद फैसला करेंगे, ठीक है ना, वो हमारा काम तो है नहीं, वो घड़ा फूट गया।
जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का एक उदाहरण हमारे सामने है, जो ऑफिस में थे और ऑफिस के बाद जब आए तो उनके बयानों ने तहलका ही मचा दिया। ऑब्वियस सी बात है, मीडिया जिस तरीके से कंट्रोल में काम करता है तो उतना बड़ा इश्यू फिर भी बन नहीं पाया, लेकिन मामला बहुत बड़ा था। क्या आपको लगता है इस तरह की भी कोई चीज़ जगदीप धनखड़ के साथ एसोसिएट हो सकती है? नहीं, क्यों कह रहा हूँ, दोनों जाट हैं। हाँ, सत्यपाल मलिक रीढ़ की हड्डी का जाट है। कहाँ की? रीढ़ की हड्डी वाला जाट। अच्छा। है, जिसमें स्पाइन है। इनकी तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। दूसरा, ये जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है, इसमें कुछ चीज़ें करप्शन को लेके भी हैं। ठीक है, तो मोदी के खिलाफ वो बोल सकता है जो बिल्कुल पाक साफ हो, जिसका अपना सत्यपाल मलिक थे, हैं आज भी बिल्कुल हैं। उनके ऊपर कोई ये नहीं कह सकता कि भाई कोई उन्होंने कोई करप्शन किया हो या कोई ऐसे चार्जेस के खिलाफ है। नहीं, ये तो बोल भी नहीं पाएंगे। आप मुझे लिख के ले लो। मतलब इनका जो वो झुका हुआ पोस्चर दिखता है कई बार फोटोज में, वो असली पोस्चर है। चलिए, राजनीतिक संभावनाओं की बहुत बातचीत हो रही है सर इस्तीफे के बाद की। अब क्या दृश्य बदलेगा राज्यसभा में, क्या दृश्य बदलेगा उपराष्ट्रपति के ऑफिस में, क्या क्या संभावनाएं हैं? मोदी 75 साल के हो रहे हैं। एक गणित लोग ये भी लगा रहे हैं कि कहीं किसी के लिए कोई वैकेंसी क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। नीतीश कुमार का नाम आ रहा है, जेपी नड्डा का नाम सामने आ रहा है, कई लोग मिथुन चक्रवर्ती की भी बात कर रहे हैं। तो आदेश रावल जी को क्या क्या दिख रहा है? नहीं, देखिए, मैं सिर्फ संभावनाओं में बात कर सकता हूँ। मोदी सरकार में जानकारी मिलना बड़ा मुश्किल काम है, और आपको पता है कि मेरी एक्सपर्टीज भी नहीं है बीजेपी, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी कवर करता रहा हूँ। लेकिन मैंने इतना देखा है कल रात से लेकर अब तक कि जितने भी लोग बीजेपी कवर करते हैं और जिनके भी जो भी वहाँ संबंध हैं, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है कि क्या हुआ और क्यों हुआ है। मैंने कल रात से करीब 20-25 लोगों से बात करने की कोशिश करी है, जो लोग मैटर करते हैं, जो संसद में हैं। तो उसके बाद कुछ चीज़ें समझ में ये आती हैं कि एक तो ये नाम है कि मनोज सिन्हा। भाई, जिस व्यक्ति ने ये कहा है कि वो पहलगाम के आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेते हैं, तो क्या इतने बड़े फेलियर व्यक्ति को आप इस देश का उपराष्ट्रपति बनाएंगे? पहला सवाल। दूसरा नाम आ रहा है राजनाथ सिंह का जी। अगर आप राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्टर से हटा के वाइस प्रेसिडेंट बना देते हो और फिर आप कहते हो कि मनोज सिन्हा को आप बनाओगे डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, फिर वही सवाल कि जिस पे पहलगाम की जिसने जिम्मेदारी ली है उस देश का रक्षा मंत्री बन सकता है? दो नाम हुए जी। तीसरा नाम क्या था? नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि वो भगवान करे वो 100 साल और जिए और स्वस्थ रहें, लेकिन उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि वो राज्यसभा को कंडक्ट कर सकें। दूसरा, मुझे इस बात की शंका है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। मुझे नहीं लगता। हमेशा का एक बयान है, लालू जी हमेशा कहते हैं कि इनके पेट में जात नीतीश के, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। जेपी नड्डा का नाम भी चल रहा है सर। जेपी नड्डा कांग्रेस पार्टी, माफ कीजिएगा, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि जिस किसी को भी एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर करना होगा ना, उनको यहाँ भेजेंगे। वो राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं, वो नड्डा साहब भी हो सकते हैं। मनोज सिन्हा को ये भी रिटायर नहीं करेंगे, क्योंकि वो काफी क्लोज है प्रधानमंत्री के। जिसकी भी अपॉइंटमेंट होगी एक तरीके से इशारा होगा कि भाई एक पॉलिटिकल, या तो मुझे सही याद है ये ऑफर 3 साल पहले राजनाथ सिंह को दी गई थी। अच्छा, कि वहाँ जाइए और मौन रहिए, या फिर बोलिए तो हमारे पक्ष उपराष्ट्रपति की। अच्छा। राजनाथ सिंह कहाँ बोलते हैं? हाँ वही, वो तो कभी कोई फालतू बात बोलते ही नहीं है, ना अपनों के खिलाफ ना विपक्ष के खिलाफ। उनकी एक मर्यादा है, उनकी एक शालीनता है, उसमें रहते हैं। मौनी बाबा है, जो कांग्रेस पे आरोप लगता रहा। बहरहाल तो काफी कुछ बदलता हुआ राजनीतिक घटनाक्रम में। मोदी 75 साल, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो घटनाक्रम है उपराष्ट्रपति का, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो टॉप 4 मिनिस्ट्रीज हैं इस देश की, ये तीनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि कुछ रिशफल हो सकता है। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है, और ये मेरी राजनीतिक समझ कहती है। मतलब ये इंटर रिलेटेड कुछ ना कुछ 4 टॉप मिनिस्ट्रीज, यानी नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वाइस प्रेसिडेंट और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। क्या होगा ये तो देखी जाएगी, और देखी जाएगी। मैं डिटेल से हम इस विषय में भी बात करेंगे, और भी विषयों में हम बातचीत करेंगे। बहरहाल आदेश जी, इस विषय पे ये छोटी सी बातचीत हमारे साथ करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और सवाल इस मुद्दे से जुड़े कुछ आपके हों, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा ये अभी घटा है, घटना कल की घटना है। आपके मन में कोई सवाल हो तो नहीं, आप ये कह दीजिए दर्शकों को कि जो भी सवाल आपके होंगे वो हम कल फिर ले लेंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आप इस घटना से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं,
कोई क्यूरियोसिटी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, ताकि कल के शो में हम आपके सवाल को एड्रेस कर सकें, उसका जवाब लाने की कोशिश और आपको देने की कोशिश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, धन्यवाद।